वेलकम गाइज, वेलकम टू दिस लेक्चर। तो फाइनली लास्ट लेक्चर पे हम लोग पहुंच गए हैं। लास्ट के क्लास में थोड़ा सा लेट हो गया था कंसेप्ट को समझने में, इसीलिए हम उसमें कंप्लीट नहीं कर पाए। आज जो है ये लास्ट लेक्चर है आपका, एफआरबीएम एक्ट पढ़ाएंगे और आउटकम बेस्ड एंड जेंडर बेस्ड बजटिंग उसको पढ़ा के अपना जीएस3 इकोनॉमिक्स हम लोग खत्म करते हैं। सो एफआरबीएम एक्ट जो है वो क्या है, क्यों है, किस लिए लाया गया है, उसको डिस्कस करते हैं। सो एफआरबीएम एक्ट जो है ये बेसिकली फिस्कल डिसिप्लिन और मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए लाया गया था। अब यहां पर मैंने कुछ चीजें आपको बताई थी कि फिस्कल डेफिसिट जो है, ओके, फिस्कल डेफिसिट बताओ है क्या। व्हाट इज फिस्कल डेफिसिट इक्वल टू, कोई बता सकता है? फिस्कल डेफिसिट क्या था? लास्ट लास्ट टाइम मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट। टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट, तो वो आपका बनता है फिस्कल डेफिसिट। ओके, और इसमें क्या पता चलता है फिस्कल डेफिसिट से? हाउ मच मनी यू नीड टू बोरो इन अ पर्टिकुलर फिस्कल ईयर। इन अ पर्टिकुलर फिस्कल ईयर हाउ मच मनी यू आर रिक्वायर्ड टू बोरो। ठीक है, फिस्कल ईयर क्या रहता है? फिस्कल ईयर एक साल का ड्यूरेशन रहता है जहां पर सरकार अपना बिजनेस करती है। ओके, बिजनेस से मतलब टैक्सेशन कलेक्ट करती है, इन्वेस्टमेंट करती है, सेक्टोरल एलोकेशन वगैरह करती है। ठीक है, अब यहां पर क्या है कि भाई फिस्कल डेफिसिट अगर ज्यादा हो जाता, ओके, फिस्कल डेफिसिट अगर ज्यादा हो जाता है किसी भी इकोनॉमी में, किसी भी इकोनॉमी में अगर फिस्कल डेफिसिट ज्यादा हो जाता है तो प्रॉब्लम्स क्या क्या आती है? सबसे पहले तो आपको क्रेडिट लेने में प्रॉब्लम आती है। ओके, बिकॉज सी, अगर इसमें रहता है कि डेफिसिट ज्यादा है तो इट मींस दैट आप ज्यादा लोन्स अक्वायर करोगे। यू आर गोइंग टू टेक मोर लोन्स फ्रॉम द बैंक्स, यू आर गोइंग टू रेज मोर लोन्स फ्रॉम द पब्लिक। अब उसके बाद लोन्स का एक प्रॉब्लम क्या है? इंटरेस्ट पेमेंट। सो इट्स अ विशियस साइकिल अगेन, क्योंकि आपने, आपका फिस्कल डेफिसिट, एफडी इज द फिस्कल डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट ज्यादा है, आपका एक्सपेंडिचर, खर्चे आपके आमदनी से ज्यादा है। आप, योर एक्सपेंडिचर इज मोर देन योर इन्वेस्ट, योर इनकम। ओके, सो एफडी क्या होता है फिस्कल डेफिसिट के बाद? आफ्टर फिस्कल डेफिसिट व्हाट बेसिकली हैपेंस इज दैट यू बोरो, यू बोरो मोर। और बोरोइंग क्या होता है? कोई भी आपको फ्री में पैसा नहीं ना देगा। एक चीज आपको समझनी है, कोई भी आपको फ्री में पैसा नहीं देगा। ठीक है, अगर आपको कोई फ्री में पैसा नहीं देगा, ऑब्वियसली ही इज गोइंग टू चार्ज इंटरेस्ट, आपको इंटरेस्ट चार्ज करेगा। इंटरेस्ट चार्ज करेगा तो आपको ज्यादा एक्सपेंडिचर फिर बढ़ेगा। सो यू आर ट्रैप्ड माय फ्रेंड। एफडी को खत्म करने के लिए, फिस्कल डेफिसिट को खत्म करने के लिए बोरो किया, बोरो में इंटरेस्ट पेमेंट ऐड हुआ, अगर नेक्स्ट साइकिल में और एफडी बढ़ गया आपका। ओके, सो दैट इज द प्रॉब्लम। सो एक प्रॉब्लम ये है, यू गेट ट्रैप्ड इन अ विशियस साइकिल। दूसरा, क्रेडिट रेटिंग आपकी हिट होती है। क्रेडिट रेटिंग अगर हिट होती है तो एक बात जान लो कि अगर आप बाहर से पैसा रेज कर रहे हैं या मार्केट से पैसा रेज कर रहे हैं, सो यू गेट पुअर इंटरेस्ट रेट। अगर आपकी क्रेडिट रेटिंग पुअर है, आप पुअर इंटरेस्ट पे आपको पैसा उठाना पड़ेगा, ज्यादा खर्चे रहेंगे। दूसरी चीज होती है, अगर आपका क्रेडिट रेटिंग हॉरेंडस हो जाए, जैसे पाकिस्तान का है, ग्रीस का है, अर्जेंटीना का है, देन नो लेंडर विल बी एबल टू गिव यू लोन। ओके, फिर क्या होता है कि जनरली बहुत सारे कंट्री के लेजिस्लेशंस होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, और ये रेगुलेशंस क्या करते हैं? बेसिकली आपको बताते हैं कि भाई देखो, आप अगर फॉरेन कंट्री को पैसा दे रहे हो, यू आर एन इंस्टीट्यूशन, बैंक हो, और कोई फॉरेन कंट्री आपको अप्रोच करती है, तो योर ओन कंट्रीज रेगुलेशंस एंड लेजिस्लेशन, इट इज गोइंग टू स्टॉप यू फ्रॉम लेंडिंग टू दैट कंट्री बिकॉज दैट कंट्री विल हैव अ पुअर क्रेडिट रिकॉर्ड। ओके, सो इसके वजह से आप कहीं के नहीं रहते हैं, पैसा आपको नहीं मिलता है। तो फिस्कल डेफिसिट को अरेस्ट करना बहुत जरूरी है, सो दैट यू डोंट गेट ट्रैप्ड इन दिस विशियस साइकिल। तो उसके लिए जो 2003 में बेसिकली एफआरबीएम एक्ट आया था, और एफआरबीएम का मतलब क्या है? फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट। ओके, एफआरबीएम इज द फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द बजट मैनेजमेंट एक्ट। सो इसका फीचर्स क्या क्या है एंड व्हाई इट इज देयर? सो बेसिकली फिस्कल डिसिप्लिन इनकलकेट करने के लिए हमारे जो लॉ मेकर्स हैं उन्होंने बोला यार कि देखो प्रॉब्लम क्या हुई थी, दैट फ्रॉम द 1980s, मैंने बताया था उस समय सोवियत यूनियन डिक्लाइन हो रहा था, और उस समय ऑयल के प्राइसेस ड्यू टू द ईरान इराक वॉर वेयर स्काई हाई, बहुत ज्यादा थे। ऑल राइट, एंड बेसिकली यहां पर क्या होता है दैट, हाँ, श्रीलंका ऑल्सो, श्रीलंका भी इसी इसी बास्केट केस का एग्जांपल है।
यहां पर क्या हुआ कि सरकार ने बहुत ज्यादा लोन्स उठाना स्टार्ट कर दिया, स्पेशली ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ राजीव गांधी। राजीव गांधी के समय में बहुत ज्यादा हमने लोन्स उठाना स्टार्ट कर दिया टू सर्विस आवर डेट, क्योंकि हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट पूरा बिगड़ा हुआ था। देखो, बीइंग अ सोशलिस्ट एग्रेरियन एग्रेरियन कंट्री, हमारे पास ना तो प्रॉपर सर्विस सेक्टर था, ना एक प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर था। तो दुनिया को देने के लिए कुछ नहीं था हमारे पास। बेसिकली दुनिया को देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं था। और उसमें हमने क्या किया कि हम जो बाहर से ला रहे थे वो भी एक्सपेंसिव हो रहा था। ओके, बाहर से जो हम ला रहे थे वो भी एक्सपेंसिव हो रहा था। सो उसके चलते 1980s में हमने बहुत ज्यादा लोन्स उठाने स्टार्ट कर दिए थे। और उसके बाद क्या हुआ कि सक्सेसिव गवर्नमेंट्स पे बर्डन आता है। मैंने आपको एक चीज बताया था कि 2011 में सरकार ने ऑयल बॉन्ड्स निकाले थे। ऑयल बॉन्ड्स, ताकि कंज्यूमर्स जो हैं उन पे तेल का जो प्राइस है उसका ज्यादा इंपैक्ट ना पड़े। तो एक तरीके की सब्सिडी दी गई थी कांग्रेस गवर्नमेंट के द्वारा। द कांग्रेस गवर्नमेंट बेसिकली गेव अ सब्सिडी ऑलराइट टू द कंज्यूमर्स इन 2011 थ्रू द ऑयल बॉन्ड्स। मार्केट से पैसा उठा के ऑयल के प्राइस को रैशनलाइज किया गया था हमारे इंडस्ट्री में। और वहां से क्या हुआ दैट द सक्सेसिव गवर्नमेंट, ओके, जो मोदी जी की सरकार थी, वो बेसिकली दे हैड टू पे बैक द इंटरेस्ट। और जब इंटरेस्ट मैच्योर हुआ, दैट बॉन्ड बेसिकली मैच्योर्ड और प्रिंसिपल वापस करना था, तो वहां पर सरकार को बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा। बिकॉज द प्रॉब्लम वाज द ऑयल बॉन्ड्स इट मच्योर्ड एट अ वेरी अनफॉर्चुनेट टाइम, जब हम कोविड वगैरह से स्ट्रगल कर रहे थे। कोविड 19 के जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं उनसे हम स्ट्रगल कर रहे थे। उस समय ऑयल बॉन्ड्स जो है मच्योर हो गए। तो यहां पर ये प्रॉब्लम हुई दैट जो 1980s में पैसा उठाया गया था मार्केट से टू सर्विस द डेट, उसके लिए, ओके, फॉर दैट बेसिकली व्हाट हैपेंड वाज, जो ऑयल बॉन्ड्स है, ओके, ऑयल बॉन्ड जैसे एग्जांपल है, उसी तरीके से 1980s में ये सब काम किया गया था। तो 2000, बेसिकली 2000 और 2003 के बीच में बहुत डिस्कशंस चले। और ये डिस्कशंस चले कि हमें किसी टाइप का फिस्कल डिसिप्लिन चाहिए। बिकॉज पॉपुलिज्म जो है उसके चलते जो करंट गवर्नमेंट है वो शॉर्ट टर्म थिंकिंग करती है। इट थिंक्स इन दी शॉर्ट टर्म कि अभी मैं क्या कर दूं कि मेरे वोटर्स खुश खुश हो जाएं। तो द गवर्नमेंट बेसिकली सैट डाउन, इट इट कॉल्ड ऑल दी बेस्ट पॉसिबल माइंड्स फ्रॉम द फील्ड ऑफ इकोनॉमी, और उसने बोला बेसिकली, okay, we will be studying after this, don't worry, okay. Last topic है, this was the one topic that was left, okay. ठीक है, सो 2003 में बेसिकली वी केम विद दिस एफआरबीएम एक्ट, ओके। 2003 में वी केम विद दिस एफआरबीएम एक्ट। तो इसका प्राइमरी एम क्या है? प्राइमरी एम क्या है? बेसिकली फिनेंशियल डिसिप्लिन, इंडियाज फिस्कल डेफिसिट, ओके, को मैनेज करना, रिड्यूस करना, हमारे मैक्रो इकोनॉमिक मैनेजमेंट को बेटर करना, और जो पब्लिक फंड्स का मैनेजमेंट है उसको बेटर करना। ठीक है, लेकिन आप देख रहे हो कोविड 19 में इसको जो है एक क्लॉज आता है इसमें, फोर्स मायोर क्लॉज, ओके। सो व्हाट इज दिस फोर्स मायोर क्लॉज? इट इज बेसिकली एक्ट ऑफ गॉड क्लॉज। वो देखा है मूवी? मूवी देखा है ओ माई गॉड? ओ माई गॉड में जिसमें परेश रावल जो रोल करता है, उसका जो शॉप है, उस पे, हाँ, ओ माई गॉड पे एक है ना, उसमें उसका शॉप पे एक अर्थक्वेक आता है, और अर्थक्वेक के चलते उसी का शॉप पूरे लोकेलिटी में खत्म हो जाता है। एंड व्हेन ही गोज टू क्लेम द इंश्योरेंस, उसको बोला जाता है दिस इज फोर्स मेयोर और एक्ट ऑफ गॉड। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है बेसिकली, हमने क्या किया, एफआरबीएम तो बनाया कि फिस्कल डिसिप्लिन रहेगा, लेकिन ड्यूरिंग कोविड 19 और आफ्टरवर्ड्स गवर्नमेंट जो है उसने एफआरबीएम के टारगेट्स को नहीं माना, क्योंकि एफआरबीएम एक्ट में एक फोर्स मेयोर क्लॉज होता है। और फोर्स मेयोर क्लॉज जो है वो बेसिकली, ऑलरेडी इसको एक्ट ऑफ गॉड क्लॉज बोलते हैं, कि अगर एक्स्ट्रॉर्डनरी सर्कमस्टांसेस आता है तो वहां पर हम जो एफआरबीएम एक्ट का लिमिटेशन है उसको हम लोग आगे जा सकते हैं। सो एक कॉन भी है, ठीक है, दिस इज एक्चुअली द ड्रॉबैक ऑफ दिस एफआरबीएम एक्ट, जिसको हम लोग आगे डिस्कस करते हैं डिटेल में। ठीक है, इसका की फीचर्स क्या क्या है? सो ये जो एक्ट है
ये बेसिकली टारगेट सेट करता है गवर्नमेंट के लिए कि फिस्कल डेफिसिट जो है आप रिड्यूस करें। ओके, एक सर्टेन टारगेट बोलता है कि इसके आगे, ऑलराइट, इसके आगे आप नहीं कर सकते हैं। ओके, इसके आगे आप नहीं कर सकते हैं। जैसे फिस्कल डेफिसिट होता है, प्राइमरी डेफिसिट होता है, रेवेन्यू डेफिसिट होता है, तो उसके टारगेट्स दिए जाते हैं। ओके, बेसिकली जो है उसके टारगेट, तो इसमें बोला क्या जाता है, जो एफआरबीएम का टारगेट था बेसिकली, तो फिस्कल डेफिसिट में बोला गया था कि 3% ऑफ जीडीपी, जो हमारा फिस्कल डेफिसिट है हर साल, हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है वो 3% ऑफ जीडीपी तक हम रिड्यूस करेंगे। ऑलराइट, एंड दिस वाज द टारगेट टिल 2021। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई, प्रॉब्लम हुई दैट कोविड की। ऑलराइट, कोविड आ गया, सो दैट वाज द प्रॉब्लम। ऑलराइट, दूसरी चीज क्या है, दूसरा टारगेट क्या है, दूसरा टारगेट इज रिलेटेड टू डेट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। अब यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अपना देख रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट इज सेइंग कि मुझे क्या करना है, कि मुझे 40% ऑफ जीडीपी, टोटल डेट जो मेरा है, ओनली 40% ऑफ जीडीपी तक रखना है 2024-25 तक। लेकिन अगेन यहां पर क्या हुआ, कोविड आ गया। अब कोविड आ गया, उसके चलते क्या हुआ, दे हैड टू रिसेंड दोस टारगेट्स, और उन टारगेट्स को बेसिकली गार्बेज में दे थ्रू, एंड द गवर्नमेंट स्टार्टेड ओवर स्पेंडिंग सो दैट द इकोनॉमी डजंट गो इनटू द डस्टबिन। ओके, सो ये इस टाइप के टारगेट्स बनते हैं। ऑलराइट, इस टाइप के टारगेट्स बनते हैं। और बेसिकली बेसिकली ये बोला जाता है कि स्टेट को भी बोला जाता है कि आप भी जो है अपना, स्टेट्स को क्या बोला जाता है कि आप अपना एफआरबीएम निकाल के लाइए। आप अपना एफआरबीएम इन द सेंस कि स्टेट वाइज एवरी स्टेट गवर्नमेंट इज इनकरेज कि आप अपना एफआरबीएम एक्ट जो है उसको आप लेके आए और अपना टारगेट सेट करें। ठीक है, सो बेसिकली स्टेट को बोला जाता है कि तुम 20% ऑफ जीडीपी, स्टेट्स का जो टोटल डेट रहेगा, इट शुड बी 20% ऑफ द जीडीपी, और सेंटर का जो डेट रहेगा, इट शुड बी 40% ऑफ द जीडीपी। और एक टारगेट और था, दैट वाज द फिस्कल डेफिसिट का। फिस्कल डेफिसिट का टारगेट था कि 3% ऑफ द जीडीपी ये रहना चाहिए, और 3% ऑफ द जीडीपी 2021 तक रिड्यूस करने का प्लान था। बट अगेन कोविड के चलते हमें स्टिमुलस देना पड़ा, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, जिसमें 80 करोड़ पीपल आर बीइंग, उनको बोला जाता है कि आप खाना, हम खाना खिलाएंगे। तो उसके चलते सब्सिडी बिल जो है हमारा वो डबल हो गया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रांसफर पेमेंट्स जो है वो डबल हो गए। और उसके चलते व्हाट हैपेंड वाज, बेसिकली हमारा जितना भी टारगेट्स था वो मीट नहीं हो पाएगा। इट डज नॉट पनिश एनीथिंग, इट डज नॉट, इट इज बेसिकली अ मैंडेट, अ स्टैट्यूटरी मैंडेट, ये समझो, इट्स अ स्टैट्यूटरी मैंडेट। इट डज नॉट ऑफर एनी काइंड ऑफ प्यूनिटिव पनिशमेंट्स। ऑलराइट, किसी भी टाइप का प्यूनिटिव पनिशमेंट नहीं है, एक्सपेक्टेशन है बेसिकली। ओके, एक्सपेक्टेशन। दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज क्या है कि ये बोलता है ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। गवर्नमेंट जो है उसको क्या करना है, पार्लियामेंट के यहाँ 3 स्टेटमेंट ईच फिस्कल ईयर रखना है। अब सब वापस आओ, एवरीबडी हु वाज हेलुसिनेटिंग, अभी तक वापस आओ, दिस इज अ प्रीलिम्स क्वेश्चन। यहां देखो ध्यान से, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा 2020 जो है उस प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी आया था ये। सो पार्लियामेंट जो है वो उसके सामने 3 स्टेटमेंट्स रखना होता है एज पार्ट ऑफ द एफआरबीएम एक्ट। कौन कौन से, मीडियम टर्म पॉलिसी स्टेटमेंट, फिस्कल पॉलिसी स्ट्रैटेजी स्टेटमेंट, एंड मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट। ओके, सो क्या क्या है, मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी, ओके, कि नेक्स्ट 5 साल में आप क्या करना चाहते हैं, 10 साल में क्या करना चाहते हैं, और फिस्कल पॉलिसी स्ट्रेटेजी स्टेटमेंट, आपकी फिस्कल पॉलिसी क्या है, और फाइनली मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट, कि हाउ यू आर हैंडलिंग द मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। इन तीनों को याद रखना है, इन तीनों को याद रखना है। क्या क्या है, मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट, फिस्कल पॉलिसी स्ट्रेटेजी स्टेटमेंट, एंड मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट। ओके, फिर से मैं बोल रहा हूं, याद दिला रहा हूं, याद कराना मेरा काम है। मीडियम टर्म, याद रखना, मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट, देन फिस्कल पॉलिसी का स्ट्रेटेजी स्टेटमेंट, एंड फाइनली मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क का स्टेटमेंट। तो टोटल कितने हैं, 3 है, याद हो गए, वेरी गुड। बोरोइंग लिमिट्स,
इट सेट्स लिमिट ऑन द गवर्नमेंट्स बोरोइंग एंड इट्स टोटल लायबिलिटीज। ओके, कि आप कितना कर सकते हो, अभी मैंने डिस्कस किया आपको 20% ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स डेट टू जीडीपी, सेंटर का 40%, और टोटल फिजिकल डेफिसिट जो है वो 3% पे लिमिट करना है हमें। ओके, देन कंटिंजेंसी फंड, दिस एफआरबीएम एक्ट, this FRBM Act, it allows for a contingency firms fund, एंड इसको ये क्या बोलता है बेसिकली, अगर जैसे कोविड-19 इस टाइप का कोई इशू डिजास्टर हो जाए जिसमें हमें ज्यादा खर्चा करना पड़ जाए, बिकॉज व्हेन डिजास्टर स्ट्राइक्स द गवर्नमेंट हैज टू स्टेप इन, ओके, इट हैज द मैंडेट, इट हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो उसको ये करना पड़ता है। तो कंटिजेंसी फंड जो है, इट अलाउज फॉर द सेटिंग असाइड ऑफ फंड्स फॉर इमरजेंसी एंड अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्या है, कोविड किसी ने नहीं सोचा था कि कोविड-19 जैसा कुछ होगा। हम सोचते क्या है कि अर्थक्वेक आ जाएगा, हम सोचते सुनामी आ जाएगी, इस टाइप का XYZ कुछ हो जाएगा, वोल्केनो आउटबर्स्ट हो जाएगा, फ्लड्स आ जाएंगे, तो ये सारी चीज, वॉर हो जाएगा, ये सारी चीज कंटिजेंसी में लेके चलते हो। लेकिन किसी ने सोचा है क्या कि कोई पैंगोलिन खा जाएगा चाइना में, तो उसके वजह से वर्ल्ड में हाहाकार मच जाएगा? किसी ने नहीं सोचा था। और इस टाइप की चीजें जो है वो उसी से फोर्स मेजर जो है आपका ट्रिगर होता है। ओके, इसी से आपका फोर्स मेजर जो है वो ट्रिगर होता है। ठीक है, ये याद रखना। ओके, टारगेट एंड अचीवमेंट। सो सबसे पहले जो टारगेट है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो जो एक्ट है, एफआरबीएम एक्ट, उसका एम क्या था कि 3% हम बाय मार्च 2008 कर लेते। लेकिन अगेन आप देखोगे ये टारगेट जो है उस हिसाब से हम नहीं अचीव कर पाए। उसके बाद 2008 का फिनेंशियल क्राइसिस आ गया। अब इसको क्या बोलते हैं, फिर 2008 का फिनेंशियल क्राइसिस जो है और 2020 का कोविड पैंडमिक, कैन यू टेल मी व्हाट आर, एक पर्टिकुलर टर्म होता है, कैन यू टेल मी व्हाट इज दैट, व्हाट इवेंट इज दैट? कुछ इवेंट बोला जाता है, ब्लैक स्वान इवेंट। ओके, नॉट ब्लैक फ्राइडे नहीं बोला जाता है, ब्लैक स्वान इवेंट बोला जाता है। ओके, सो ब्लैक स्वान इवेंट क्या होता है कि दीज आर हाई इंपैक्ट इवेंट। बेसिकली क्या होता है, हाई इंपैक्ट इवेंट होता है विच आर डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट। ओके, और ये जो बेसिकली क्या रहता है दैट इसके लिए प्रिपेयर करना बहुत मुश्किल होता है। हाई इंपैक्ट, यू आर अनेबल टू प्रिपेयर, और आपके मुंह पे तुरंत आ जाता है, और उसके वजह से आप उसको प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकते हैं। तो 2008 का जो फाइनेंशियल क्राइसिस था, 2020 का जो कोविड-19 पैंडेमिक था, दैट वाज ड्यू टू दिस थिंग। ओके, और इनएविटेबल होता है। इनएविटेबल का मतलब क्या होता है, व्हाट डू आई मीन बाय इनएविटेबल? भाई 2008 का जो क्राइसिस था, फाइनेंशियल क्राइसिस, इट वाज इन द मेकिंग्स। जो आपने 2000 से 2008 तक जो स्पेंडिंग किया, ओके, हाउसिंग मार्केट में यूएस में, उसके वजह से इट वाज बिल्डिंग। और इसके अगर आप देखोगे बीओपी क्राइसिस 1990 का, बीओपी जो क्राइसिस हुआ था, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, इट वाज बिल्डिंग फ्रॉम 1980। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि सोवियत यूनियन अचानक से कोलैप्स कर जाएगा। और हमारा जो है, जो जितना भी हमने कैलकुलेशंस किया है दैट ओके वी विल सीक एन एड, वी विल सीक अ लोन फ्रॉम आवर पार्टनर सोवियत यूनियन, लेकिन सोवियत यूनियन का खुद खस्ता हाल था। ओके, सो इस टाइप की चीजें जो है वो बिल्ड होती रहती हैं बैकग्राउंड में, लेकिन किसी ने प्रिडिक्ट ही नहीं कर पाते हैं। ओके, देन टारगेट जो है इसका एफआरबीएम का, इट आल्सो इंक्लूड्स रिड्यूसिंग द रेवेन्यू डेफिसिट टू जीरो, thereby converting the revenue deficit into a surplus. So this was a very ambitious target. Okay, बहुत ही ज्यादा एम्बिशियस टारगेट था, जहां पर हम ये बोल रहे थे कि जो हमारा रेवेन्यू रिसीट और जो हमारा रिसीट्स रहेगा बेसिकली, दिस विल फार आउटपेस आर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। बिकॉज यहां पर हम कैपिटल रिसीट्स का जो मेजर चंक है दैट इज द लोन्स, उसको हम लोग कैलकुलेट नहीं करते। ओके, उसको हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेट नहीं करते। कैपिटल रिसीट से सिर्फ हम लोग क्या निकाल लेते हैं फिजिकल डेफिसिट में, डिस इन्वेस्टमेंट और प्राइवेटाइजेशन। ओके, और लोन वाला जो कंपोनेंट है दैट इज एक्चुअली द फिजिकल डेफिसिट। ओके, ये वाला सबको कंसेप्ट समझ में आया था लास्ट टाइम? एवरीबॉडी, बहुत हमने आई थिंक 6-7 बार इसको समझा था। आई होप्स किसी को इसमें डाउट नहीं है। तो यहाँ पर है क्या, व्हाट व्हाट द थिंकिंग इज विद द एफआरबीएम एक्ट, कि हम जो है अपना टैक्सेशन और नॉन टैक्स रेवेन्यू, टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू, उसको इतना हाई कर लेंगे, उसको इतना ज्यादा कर लेंगे
दैट हम क्या करेंगे, हम एक सरप्लस में चले जाएंगे। हम क्या करेंगे, एक सरप्लस में चले जाएंगे और उस सरप्लस को हम क्या करेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए यूज करेंगे। ऑलराइट, हम अपना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है, बेसिकली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कम करेंगे, रेवेन्यू रेसीट को बहुत आगे बढ़ाएंगे, और उसके वजह से वी विल बी इन अ रेवेन्यू सरप्लस। हम क्या रहेगा हमारा, एक रेवेन्यू सरप्लस रहेगा फ्रेंड्स। और रेवेन्यू सरप्लस जो है दैट विल अलाउ अस टू डू व्हाट, टू डू कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर होता क्या है, बिल्डिंग ऑफ एसेट्स, बिल्डिंग ऑफ रोड्स, बिल्डिंग ऑफ स्कूल्स, बिल्डिंग ऑफ कॉलेजेस, बिल्डिंग ऑफ हाईवेज। ऑल राइट, मेरी आवाज आ रही है क्लियर एवरीवन? हेलो, यस आ रही है, बस ठीक है। ओके, अचीवमेंट्स क्या क्या है, सो इट लेड टू सम इंप्रूवमेंट इन द फिस्कल डिसिप्लिन। क्योंकि यहां पर देखो एक चीज होती है, व्हाट हैपेंस बेसिकली इज दैट कि जो गवर्नमेंट है नाउ इट हैज बिकम कॉन्शियस, इट हैज बिकम कॉन्शियस कि मुझे यार खर्चा कम करना है, बिकॉज एफआरबीएम जो है उसके पास क्या है, एक स्टैट्यूटरी बैकिंग है। नाउ इट्स अ स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन टू बी फिस्कली प्रूडेंट। सरकार के पास अब एक स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है दैट यू हैव टू बी फिस्कली प्रूडेंट। आप अब जो है अंधा पैसा खर्चा नहीं कर सकते हैं टू प्लीज द वोटर्स। तो स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन की वजह से एक इंप्रूव्ड फिस्कल डिसिप्लिन हमें देखने को मिला है, बिकॉज यू हैव टू टेक इनटू कंसिडरेशन इन द बजट। बजट के अंदर इसको कंसिडरेशन में आपको लेना होता है। ओके, देन इट लीड्स टू ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी। जो टोटल सिंस यू नो बजट एफआरबीएम एक्ट जो है उसमें आपको तीन स्टेटमेंट जो दिखाने होते हैं, उसमें बेसिकली जितने भी सरकार की खर्चे हैं, जितना भी सरकार का आउटलुक है, और जितना भी सरकार का जो स्टेप्स है दैट इट हैज टेकन फॉर द मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, वो देखने को मिलता है। और इन तीन स्टेटमेंट की वजह से सिंस दे हैव टू फुलफिल द स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन, स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन को फुलफिल करना है, सो उसके थ्रू, ओके, उसके वजह से ये जो तीन स्टेटमेंट है उसके वजह से इट हैज लेड टू ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी, बिकॉज नाउ द गवर्नमेंट थ्रू द एफआरबीएम एक्ट इज बेसिकली प्रिवी टू द लेजिस्लेटिव स्क्रूटिनी। अब लेजिस्लेचर के स्क्रूटिनी जो है वो बजट में एक्स्ट्रा एनहांस हो गया है। तो लेजिस्लेटिव स्क्रूटिनी के को करने के लिए, बेसिकली अकोमोडेट करने के लिए सरकार जो है अब ज्यादा खर्चा नहीं करती है। देयर इज एन इम्प्रूव्ड फिस्कल डिसिप्लिन। अभी कुछ अमेंडमेंट्स हुए थे, तो 2016 में एक कमेटी बनी थी अंडर एनके सिंह। ये याद रखना, ये अपने जीएस आपको 3 में लिखना होगा। एनके सिंह कमेटी जो है, एनके सिंह की कमेटी बनी थी, एंड वो उन्होंने रिव्यू किया था एफआरबीएम, बिकॉज अराउंड 13 ईयर्स हो चुके थे। तो 13 साल के बाद आफ्टर द फॉर्मुलेशन ऑफ द एक्ट, एनके सिंह कमेटी को रिव्यू हुआ था बेसिकली, एंड इट रेकमेंडेड कि आप बेसिकली ओके फिस्कल डेफिसिट टारगेट 3% ऑफ जीडीपी, एक नया फिस्कल रोड मैप। और उन्होंने बोला कि फिस्कल डेफिसिट टारगेट को आप फिर से बनाओ, ऑल राइट, और बाई 2021 3% ऑफ जीडीपी जो है आप करके दिखाओ। और इसमें उन्होंने एस्केप क्लॉज, या जो मैंने आपको बताया था एक्ट ऑफ गॉड क्लॉज, एक्ट ऑफ गॉड क्लॉज जो है वो इसमें इंक्लूडेड था। तो एस्केप क्लॉज को ही यूज करके कोविड 19 के समय, ओके, बेसिकली कोविड 19 के समय सरकार ने अपना स्पेंडिंग बढ़ाया था। ओके, and this escape clause does what, it allows the government to breach the fiscal deficit targets during times of unforeseen shocks or calamities. okay, unforeseen shocks और calamities के समय बेसिकली गवर्नमेंट जो है उसको अलाउ करती है ब्रीच करने के लिए। ऑल राइट, इसके वजह से क्या हुआ, एनके सिंह का जो अमेंडमेंट्स हुआ था उसके वजह से फ्लेक्सिबिलिटी मिली थी टारगेट्स को कंप्लीट करने में। सी यहां पर एक चीज आपको समझनी होगी, FRBM Act, समझो what I'm going to say here, and this is a very profound statement that I'm making. FRBM Act में मैंने एक चीज बताई थी आपको लास्ट क्लास में, याद करो, आई थिंक एवरीवन वाज प्रेजेंट देयर आल्सो। मैंने आपको बताया था डेट इज नॉट द प्रॉब्लम। व्हाट इज द प्रॉब्लम या व्हाट इज द इशू, कोई बता सकता है? आई सेड दैट डेट इज नॉट ए प्रॉब्लम, डेट प्रॉब्लम नहीं है।
what is the problem then? The problem is the ability to service that debt. Debt is not the problem. The problem is the ability to service the debt या capacity to pay back. यहां पर क्या होता है, मेजॉरिटी ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज दे टेक मैसिव अमाउंट ऑफ लोन्स. दे आर गोइंग टू टेक मैसिव अमाउंट ऑफ लोन्स, और उस मैसिव अमाउंट ऑफ लोन्स को यूज करके वो अपना ग्रोथ को फंड करते हैं, और नेक्स्ट फिस्कल ईयर में जो एसेट्स बनाए लोन्स लेके, उसके जो प्रॉफिट जनरेशन है उसको यूज करके अपना इंटरेस्ट पेमेंट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को सर्विस करते हैं. यहां पर क्या प्रॉब्लम है, दैट गवर्नमेंट नाउ ओके इट कैन नॉट फ्रीली स्पेंड बिकॉज ऑफ द एफआरबीएम एक्ट. वो क्या है, फ्रीली स्पेंड नहीं कर सकती है. कभी कभार देखो क्या होता है, समझो व्हाट आई एम सेइंग हियर इज, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, बजटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है. ये चीज समझ जाओगे ना तो ओके यू विल हैव अ वेरी क्लियर अंडरस्टैंडिंग. मुझे 2023 है और एआई रेवोल्यूशन इज अराउंड द कॉर्नर. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, ऑलराइट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, एआई रेवोल्यूशन, इट इज अराउंड द कॉर्नर. अब यहां सरकार अगर सोचेगी कि यार मैं इस पे इनकैश कर सकता हूं कोई नेशनल एआई मिशन लगा के, और एआई स्टार्टअप्स को इंक्यूबेट करता हूं और एक फंड बनाता हूं $50 बिलियन का, ताकि फ्यूचर में इंडिया के पास फर्स्ट मूवर्स एडवांटेज हो. इंडिया के पास क्या हो, फर्स्ट मूवर्स एडवांटेज. और फर्स्ट मूवर्स एडवांटेज के लिए इट वांट्स टू मेक अ $50 बिलियन फंड. आई एम टॉकिंग अबाउट अ हाइपोथेटिकल सिनारियो. और उस हाइपोथेटिकल सिनारियो में आप ऐसे समझ लो दैट $50 बिलियन रहेगा उसमें, और $50 बिलियन जो है सरकार उसमें स्पेंड करेगी. लेकिन अब सिर्फ सिंस एफआरबीएम एक्ट है, और वो हमें क्या बोल रहा है कि नहीं नहीं नहीं, फिस्कल डिसिप्लिन करना है और हमें पैसा नहीं देना है, तो वहां पर क्या होगा, सरकार इस टाइप के अपॉर्चुनिटीज, वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटीज को भुना नहीं पाएगी. इट विल नॉट बी एबल टू कैश अपॉन ऑल दीज वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटीज. ओके, सो दिस इज द प्रॉब्लम माय फ्रेंड्स. ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है दैट एफआरबीएम एक्ट रिस्ट्रिक्ट करता है. अभी जैसे अचानक से मान लो कि चाइना से फैक्ट्रीज निकले, और हम चाहते हैं कि चाइनीज फैक्ट्रीज इंडिया में सारी आ जाए, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, तो एक साल अचानक से ज्यादा खर्चा होना है. एफआरबीएम एक्ट वहां आ जाएगा एंड इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम. ओके, सो दैट इज द इशू. ओके, देन डेट मैनेजमेंट में हेल्प करता है, फ्लेक्सिबिलिटी इन टारगेट्स आपको देता है. ये जो 2016 का एनके सिंह वाला जो अमेंडमेंट हुआ है, उसके थ्रू आपको डेट मैनेजमेंट जो है उस पे फोकस करने में हेल्प करता है, पब्लिक डेट पे फोकस करने पे हेल्प करता है. और स्पेसिफिक लेवल्स ऑफ जीडीपी, व्हाट इज दैट लेवल, 40% फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड 20% डेट फॉर द स्टेट गवर्नमेंट. ओके, सो ये चीज है. व्हाट आर अदर टाइप्स ऑफ बजट्स, एक बार देख लेते हैं. तो सबसे पहले एक आउटकम बजट होता है. सो आउटकम बजट जो होता है वो बेसिकली फिनेंशियल एलोकेशन पे सिर्फ डिपेंडेंट नहीं रहता है. आपने फिनेंशियल एलोकेशन कर दिया, यू हैव डन द फिनेंशियल एलोकेशन, बट लेकिन उसका रिजल्ट क्या रहा. तो आउटकम बेस्ड बजट बेसिकली जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है, आउटकम पे बेस्ड रहता है. आउटकम बेस्ड बजट इज बेस्ड ऑन द आउटकम इटसेल्फ. ओके, सो ये चीज है. इट इज अ शिफ्ट फ्रॉम ट्रेडिशनल बजटिंग विच फोकसेस प्राइमरली ऑन इनपुट्स एंड आउटपुट्स टू अ मोर रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच. कि भाई जहां पैसा लगा रहे हो, वेयर यू आर पुटिंग द मनी, क्या वहां पर आपको कुछ आउटकम मिल रहा है, कुछ रिजल्ट्स मिल रहे हैं, वो पता लगाना है. वो आउटकम बेस्ड बजटिंग में हेल्प करता है. दिस इज एक्चुअली वेरी गुड. दिस इज बेसिकली टारगेटेड बजटिंग. कि भाई मैंने पैसा लगाया कहीं पर, किसी सेक्टर को मैंने एलोकेशन किया, मैंने एलोकेशन किया, तो क्या उसके थ्रू मुझे कुछ फायदा हो रहा है, ये सरकार डिटरमाइन करती है. देन एप्लीकेशन क्या होता है, इट इज यूज्ड टू असेस द इफेक्टिवनेस ऑफ स्पेंडिंग एंड इंश्योर दैट एलोकेटेड फंड्स ट्रांसलेट इनटू रिजल्ट्स. मैं पैसा दे रहा हूं, उसका रिजल्ट कुछ आ रहा है, वो बताओ. ओके, इससे ट्रांसपेरेंसी इनहांस होती है आउटकम बेस्ड बजट से. and it helps, all right, it helps in increasing the accountability of the government. कि सिर्फ पैसा फेंकने से नहीं होता है ना बॉस. आपने सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए $20 बिलियन का बजट बनाया,
उसमें कितने सेमीकंडक्टर फैक्ट्रीज खुले, कितने आपने स्टार्टअप्स को इंक्यूबेट किया, कितनी चीजें हुई, ऑलराइट, कितना वेल्थ क्रिएशन हुआ, ये बताओ। दिस इज आउटकम बेस्ड बजटिंग। और नॉर्मल बजटिंग क्या है, सरकार ने $20 बिलियन फेंक दिए, अब पता नहीं है भाई क्या चल रहा है उस इंडस्ट्री में, जिस इंडस्ट्री को पैसे अलॉट किए उसमें क्या चल रहा है किसी को कोई खबर नहीं है, कौन ब्यूरोक्रेट कितना पैसा मार रहा है उसमें से, कौन क्या हो रहा है कुछ नहीं पता, ठीक है। सो दिस आउटकम बेस्ड बजटिंग इज द नीड ऑफ द आवर। दूसरा क्या है, जीरो जीरो बेस्ड बजट। व्हाट इज दैट जीरो बेस्ड बजट? तो यहां पर बेसिकली जीरो बेस्ड बजटिंग है कि जैसे आपका कोई एक्सपेंस होता है, जीरो बेस, ऐसे समझो, जीरो बेस क्या होता है, कोई भी एक्सपेंस होता है उसको आपको जस्टिफाई करना है। आपने 5 करोड़ रुपए इस सेक्टर पे लगा रहे हो, क्यों लगा रहे हो बताओ। आप 20 करोड़ रुपए यहां लगा रहे हो, क्यों लगा रहे हो? पहले अगर आप देखो, कभी बजट फॉलो किया आप में से किसी ने? बजट के दिन देखा है वो ये संसद टीवी या पहले राज्यसभा टीवी पे आता था? तो बजट में क्या रहता है, वो सिर्फ जो आपका आपका जो फिनेंस मिनिस्टर है या आपकी फाइनेंस मिनिस्टर है वो बोलती हैं कि इस सेक्टर को इतना पैसा, उस सेक्टर को इतना पैसा। लेकिन जीरो बेस्ड बजटिंग में उनको बताना पड़ेगा। शी विल हैव टू टेल, शी विल हैव टू से कि इस सेक्टर को इतना पैसा तो क्यों, बिकॉज ऑफ दिस। इस सेक्टर को पैसा क्यों, तो मुझे ये करना है इसीलिए मैं इसमें पैसा डाल रही हूं। सिर्फ मियर स्टेटमेंट से काम नहीं चलेगा। जितना भी नीड्स होता है उस सेक्टर का, जो भी कॉस्ट एनालिसिस होता है, इट नीड्स टू बी डन इन द जीरो बेस्ड बजट। ओके। और बताना होता है कि आप इसमें पैसा ज्यादा क्यों लगा रहे हैं दूसरे सेक्टर के मुकाबले। सो दिस इज एक्चुअली ब्रिलियंट फॉर ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी। This is brilliant for greater accountability. Okay. ओके, देन परफॉर्मेंस बजट होता है जहां पर एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशन और परफॉर्मेंस पे ध्यान दिया जाता है। सो इट इज वेरी सिमिलर टू द आउटकम बेस्ड बजट, ऑलराइट। लेकिन यहां पर क्या है कि बेसिकली हम फॉलो थ्रू ज्यादा करते हैं कि अच्छा सेक्टर में पैसा लगा रहे हैं तो लेट अस हैंड होल्ड दी सेक्टर, और उस सेक्टर को पुश करें कि तुम्हें भाई पैसा दिया है सो यू हैव टू गो इन दिस डायरेक्शन और दैट डायरेक्शन। ओके। दूसरा है जेंडर बजट। जेंडर बजट बेसिकली क्या होता है, देखो यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। यहाँ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्या है कि जेंडर इकोनॉमी जो है वो हिट डिफरेंटली करती है। बजट जो है, बजटिंग इकोनॉमी, ये सारी चीजें दोनों जेंडर को डिफरेंटली हिट करती है। अगर मैं बोलूं, ये सुनो, ऐसे मैं एक एग्जांपल देता हूं और आपको समझ आ जाएगा। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए मैंने इंक्यूबेशन के लिए, सरकार ने सेमीकंडक्टर इंक्यूबेशन, स्टार्टअप इंक्यूबेशन के लिए पैसे रखे 5 करोड़। फॉर एग्जाम्पल, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, ₹5 करोड़, ₹5 करोड़ मैंने रखे, ठीक है। अब लेकिन ये चीज समझो कि ड्यू टू द सोसाइटल नॉर्म्स, ड्यू टू द सोसाइटल नॉर्म्स ये क्या होगा, दैट सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में मेन आर डोमिनेटिंग बिकॉज विमेन को इंजीनियरिंग या स्टेम एजुकेशन ज्यादा करने नहीं दिया जाता है। आप मानो ना मानो, बट इन स्पेशली इन द स्मॉलर टाउन्स एंड सिटीज, वहां पर औरत कितनी भी ब्रिलियंट हो उसको ये बोला जाता है कि तू बीए कर ले, तू बीएड कर ले, तू यहां से होम साइंस पढ़ ले क्योंकि तेरी शादी करानी है मेरे को। लेकिन अब यहां पर समझो कि मैं 5 करोड़ दे दूंगा तो देर इज अ वेरी गुड चांस दैट इट विल बी कॉर्नर्ड बाय 100% मेन, बिकॉज विमेन जो है सोसाइटल नॉर्म्स के चलते वो पीछे हैं, स्टेम का एजुकेशन नहीं है उनके पास। तो यहां पर क्या कर सकते हैं कि जेंडर बजटिंग अगर होगा तो इसमें से 1 करोड़ फॉर विमेन ऑन्टरप्रेन्योर्स, उनको एक्स्ट्रा सपोर्ट देने के लिए। सो जेंडर बजटिंग इज अ फॉर्म ऑफ, यू कैन से, अफर्मेटिव एक्शन, क्योंकि एक्स्ट्रा सपोर्ट नीडेड है। ऑलराइट, एक्स्ट्रा सपोर्ट जो है वो नीडेड है, ठीक है। देन पार्टिसिपेटरी बजट जो है, इट इज बेसिकली अ टाइप ऑफ बजट जहां सिटीजन्स पार्टिसिपेट करते हैं, ऑलराइट, और सिटीजन्स जो है उनका से रहता है। लेकिन देखो हमारा बजट इज पार्टिसिपेटरी बजट एक्चुअली, क्योंकि अभी जो है सरकार जो है लास्ट महीने में, इट विल इनवाइट, इट इज गोइंग टू इनवाइट ओपिनियंस, सिटीजन्स ओपिनियन, और आपको बोलेगी कि इस पोर्टल पे जाके अपना ओपिनियन दे दो, और क्योंकि मैं बजट में आपका ओपिनियन जानना चाहती हूं,
और वहां पर बजट जो है बनेगा सिटीजन्स के ओपिनियन के थ्रू, और जनरली वो इनकरेज करती है कि हाउस वाइफ, ओल्ड मैन, ओल्ड वुमेन, पीपल हु आर अनएम्प्लॉयड, पीपल हु आर इन द सर्विस सेक्टर, पीपल हु आर इन द एग्री सेक्टर, सबसे कुछ ना कुछ इनपुट लिया जाए. सो दिस इज द पार्टिसिपेटरी बजट, जहां पर हर स्टेक होल्डर, बिकॉज सोसाइटी मल्टीपल स्टेक होल्डर से बनता है, हर स्टेक होल्डर कुछ ना कुछ बताता है, उसके थ्रू, इनपुट्स के थ्रू सरकार वो बजट बनाती है. दीज आर दी क्वेश्चंस दैट आई हैव मेड फॉर यू गाइस. ओके, अच्छा खासा क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन है, इनको बना लोगे तो मजाल है तुम्हारी बजटिंग से कोई क्वेश्चन गलत होगा, क्योंकि सारी चीजें मैंने इसमें कवर कर रखी. ओके, सो दिस वाज योर यूपीएससी GS3 इकोनॉमिक्स. आई होप मॉड्यूल पसंद आया होगा. मॉड्यूल इज ऑफिशियली ओवर.